नमस्कार, स्थानीय क्रांति परिवार में आपका स्वागत है। हम आपसे किए गए वादे के अनुसार फिर से लेके आए हैं मुद्दे की बात। और आज मुद्दे की बात में आपसे ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो उच्च शिक्षित है, समाज सेवा का शौक रखते हैं और राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं। और ऐसी शख्सियत हैं अमित सरैया जी। अमित सरैया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे थाने क्रांति के माध्यम से पहला पॉडकास्ट रिलीज किया जा रहा है और इसके बारे में हमने जनता से अपील की थी, तो सबकी राय में सबसे पहले पॉडकास्ट के रूप में आप चुने गए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहला शुरुआत यही करते हैं कि सामाजिक जीवन की प्रक्रिया, जो आपकी समाज कार्य की जो प्रक्रिया पहले जो मध्यम गति से चल रही थी, अचानक उसने रफ्तार पकड़ ली, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मध्यम गति से जो सामाजिक और राजनीति जो चलती है वो एक गति रहती है, वो मध्यम गति होती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती है। हमारा कार्य और राजनीतिक जो सवाल जवाब, वोट बैठ, राजनीतिक गर्मा गर्मी बढ़ गई है। इसकी वजह से आपको लगता होगा कि गति बढ़ रही है। मतलब चुनावी प्रक्रिया जैसी जैसी नजदीक आती जा रही है उसके अनुसार हम अपनी गति को मेंटेन करते जा रहे हैं। तो इससे जुड़ा हुआ ही एक लगा हुआ एक सवाल जो जनता जानना चाहती है वो यही है कि एक पक्ष से आप जुड़े रहे और इस पक्ष में नया प्रवेश लिया आपने, तो कैसा महसूस करते हैं आप इस पक्ष में आके भी? महसूस तो लोगों को, देखिए, पहले एक अलग पक्ष में था, 20 सालों तक था जी, और अब बीजेपी में आया हूँ जी। तो बीजेपी में आने के बाद लोगों का जो एक्सेप्टेंस है, लोग जो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बहुत प्यार दे रहे हैं और लोगों को बहुत मेरे से आशा है कि ये लड़का कुछ करेगा। तो उनकी जो उम्मीदें है, आशा है, उसको खरा उतरने की कोशिश करें। देखिए, बीजेपी की जो अपेक्षाओं पर आप खरे उतर रहे हो ऐसा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे मुझे एक और भी कुछ लग रहा है कि बीजेपी की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने से पहले आप कहीं ना कहीं विचारधारा से जुड़े हुए थे क्या? तो आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे तो पता चलेगा। देखिए, जब हम स्कूल में थे तब यहाँ पे डेपो के सामने मैदान था, वहाँ पे शाखा लगनी थी, संघ की शाखा लगने की। तो शाखा संडे में एक दिन होने की शाखा, संडे को सुबह 9 बजे। तो उसके बाद में शाखा खत्म होने के बाद वड़ा पाव, समोसा, भेल, ये सब मिलने का। उस वक्त वड़ा पाव, समोसा, भेल बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस वक्त हम लोग सब दोस्त लोग जाके संघ की शाखा में वहां पे जाके जस्ट मजे के लिए, ऐसा कुछ ये नहीं था, लेकिन एक विचार उनके जो थे वो दिमाग में रह गए। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, 12वीं में मतलब FY में मैं जब था तभी मेरा एक दोस्त गिरीश कुलकर्णी था, उसको NSCI का प्रेसिडेंट पद मिला था, थाने पूरे महानगर का। तो उसने मुझे उस वक्त महामंत्री बनाया था जब मैं 12th में था। NSCI का कांग्रेस से जुड़ी हुई स्टूडेंट विंग है वो। तो उस वक्त हमारा फिर वो प्रवास चलते गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट ईयर लॉ में एडमिशन लिया। लॉ में फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकेंड ईयर में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरा भाई, दोनों भाइयों की पढ़ाई चल रही थी, इंजीनियरिंग एक भाई कर रहा था, तो या तो वो पढ़ेगा या मैं पढ़ूंगा। तो हमने सोचा कि हम बैक होंगे, उसको इंजीनियर बनाएंगे, हम तो ग्रेजुएट हो गए। तो ऐसे धीरे 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 प्रवास चालू हुआ, साथ में राजनीति भी चालू थी। फिर NSCI के बाद हमारी राष्ट्रवादी पार्टी का फॉर्म हुआ 99 में। तो 99 में उसके बाद में हमको महाराष्ट्र प्रदेश पे काम करने का मौका मिला, जो विद्यार्थी कांग्रेस थी हमारी, उसमें। तो महाराष्ट्र प्रदेश से हमने कोकण की जवाबदारी दी, पूरी कोकण की विद्यार्थी कांग्रेस की, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस की। धीरे धीरे 2007 में मुझे मौका मिला कि शिक्षण मंडल में थाने, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे नॉमिनेशन किया गया। शिक्षण मंडल का बढ़िया 5 साल का कार्यकाल था। 2012 में फिर वापस पार्टी ने कहा कि लड़ना है तुमको यहाँ से, तो 2012 में लड़े हम और जीत के आए। ये सब प्रवास राजनीतिक और सामाजिक फिर चलता ही रहा।
तो आपका राजनीतिक प्रवास में जो इतना अनुभव आपको प्राप्त हुआ, तो निस्संदेह आप उस अनुभव का उपयोग अभी के वर्तमान के राजनीतिक कार्यकाल में करेंगे। नहीं, वो तो जरूर करेंगे। और कैसा है, राजनीति के साथ साथ एक प्रभाग का विकास कैसे होता है, वो भी एक हम मतलब थोड़ा प्लान है बहुत से कि जीतने के बाद क्या करना है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आ रहा है कि प्रभाग की जो समस्याएं हैं उससे आप अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं? देखिए, आप अगर बोलो प्रभाग का जो हमारा अभी 15 नंबर से मैं लड़ूंगा, शायद मुझे पता नहीं 15 से, क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ, पार्टी जहां से बोलेगी वहां से लड़ूंगा। 15 से बोले 14 से बोले, दोनों में हमारा अच्छा मतलब मेल जोल है, लोगों से संपर्क है, लोग कार्यकर्ता लोग है दोनों प्रभाग में, तो कहां से भी लड़ूंगा। लेकिन प्रभाग का अगर 15 नंबर से हम देखें तो 15 नंबर में समस्या है अभी मेरा, आपको पता नहीं होगा, मेरा एक राउंड हो गया है, डोर टू डोर, हर घर में मैं पहुंचा हूँ। मतलब एक कैलेंडर नए साल का बहाना लेके मैंने हर घर में पहुंचा हूँ। हर घर की समस्या है, हर गली की समस्या है, हर चौक की समस्या है, सब नोट करके रखा हूँ। अभी वापस मैं सेकेंड टाइम जाऊंगा उनके पास, चुनाव के पहले या चुनाव के दरमियान, तो मैं समस्या का उनको जो भी सॉल्यूशन दूंगा कि मैं आया हूँ, ये समस्या यहाँ मैं देख के गया था, इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे सब आगे आगे जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जाएगा, वैसे वैसे हम अपना कार्य और अपना काम यहाँ पे जाके पब्लिक के साथ जाके हम पब्लिक को बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं। नहीं, जैसे प्रभाग 15 का इस तरह से हमने जानकारी निकाली है कि पूरा दौरा आपने कर लिया, वो माध्यम कैलेंडर बना, लेकिन आपका सही है कि जन समस्याओं से सुनने के लिए किया। तो आपको मूलतः क्या समस्याएं प्रभाग में देखने को मिली होंगी? देखिए, कैसा है, प्रभाग में समस्या हर प्रभाग में होती है, ऐसे नहीं। एक इलेक्शन जो मतलब जो लंबाए जो आगे जाते गए, ये ड्यू था 2022 में। हमारा थाने महानगर पालिका का इलेक्शन, अभी वो 2022 से 24, 25, तो ऐसे डिले जैसे जैसे होता गया वैसे समस्याएं बढ़ती। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सामान्य पब्लिक होती है, सामान्य नागरिक होता है, वो सबसे ज्यादा नगर सेवक के संपर्क में होता है। उसको स्टैम्प चाहिए, उसको नगर सेवक का लेटर चाहिए, उसको मतलब कोई गटर की समस्या है, कोई लाइट बंद हो गई है, कोई जल्दी में स्लैब टूटा है, चेंबर टूटा है, सब नगर सेवक से कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन 4 साल से नगर सेवक नहीं, तो बट ऑब्वियसली पूरा पहाड़ बन गया है समस्याओं का, और वो पहाड़ अभी हमको 4 साल का बैकलॉग भर के आगे 5 साल निकाल रहे हैं। तो समस्या बहुत है। बेसिकली वहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, जो पानी आज भी आप देखिए, पानी जब ये आता है उधर, पानी आने के बाद डायरेक्ट नाली में नहीं जाता है और रास्ते से बाहर नीचे उतरता है। सबसे बड़ी समस्या है कि पानी वक्त पे नहीं आता है, सबसे बड़ी समस्या है। अभी हम हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल में रहते हैं, कभी पानी रात को 10 बजे छोड़ रहे हैं, कभी सुबह 7 बजे छोड़ रहे हैं, कभी दिन में 3 बजे छोड़ रहे हैं। मतलब वहां पे आपको अगर पानी चाहिए तो एक आदमी घर पे चाहिए, वो सबसे बड़ी समस्या है। और मैं ये वादा करता हूँ आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से प्रभाग को, 6 महीने में चुन के आने के बाद 6 महीने में, 6 महीने के अंदर मैं ये पानी को तो टाइम पे लेके ही आऊंगा, कुछ भी करके, क्योंकि वो समस्या क्या है वो मुझे पता है, और क्यों नहीं सॉल्व हो रही ये भी मुझे पता है। तो वो दोनों का मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है वहां पे, और कुछ मतलब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं लोगों को इतना आश्वासित करूंगा कि पानी टाइम पे दूंगा। देखिए, इसी बात को मैं जनता के सामने फिर दोहराता हूँ कि अमित जी ने वादा किया है कि चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर जो मूलभूत समस्या पानी की है उसको नियमित करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ऐसा आश्वस्त कर दें प्रभाग को, आश्वस्त कर दीजिए, और ये मेरे मैनिफेस्टो में भी होगा
आज मैं ये वचन देता हूँ यहाँ चैनल पे के माध्यम से कि पानी टाइम पे होगा। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शंका और भी है कि प्रभाग 15 ही क्यों? प्रभाग 15 देखिए कैसा है, मैं बीजेपी में जाने से पहले आपको एक घटना याद होगी, आप अभी प्रभाग 15 में ही रहते हैं, मतलब कोई फेक आईडी चल रहा था लेकिन उसके अंदर कंटेंट्स थे, वो सब सही थे। वहां पे चंद्रेश यादव करके मेरा भाई जैसा कार्य करता है, उसको पुलिस ने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक छोटे से किसी ने कंप्लेंट की, उसको उठाया गया। मतलब पुलिस ने बहुत दुर्व्यवहार किया, मारपीट हुई, वहां पे कुछ लोगों ने आके पुलिस स्टेशन चलाया प्रॉपर। मतलब पुलिस स्टेशन ने मतलब ऐसा पुलिस स्टेशन का यूज ऐसा किया गया जैसे कि कोई उनका ऑफिस है निजी, ऐसा यूज किया गया। तो उस वक्त मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा। वो सब बीजेपी को मानने वाले थे। अच्छा। उसमें से हमारे सुनील सिंह जी थे जो राम सेना में प्रमुख है। अच्छा। हमारे बजरंग दल के भाई विजय पांडे थे, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अभी बीजेपी में जाना है। फिर माध्यम रहा ये उस वक्त का वो जो संघर्ष था, मेरे कार्यकर्ताओं ने बोला कि भैया अभी नहीं, अपने को संघर्ष करना है, साथ में एक पार्टी के साथ संघर्ष करना है, हमको बीजेपी में जाना है। सभी लोगों ने बोला, वार्ड के लोगों से मैंने चर्चा की, वार्ड के लोगों ने कहा कि नहीं बीजेपी में जाना है। एक मोदी जी की विचारधारा, मोदी जी का जो देश के साथ में चलना, अभी तो विश्व गुरु के हिसाब से चलना, उनकी विचारधारा, उनके मुद्दे, वो देखने के बाद हमको सब लोग ने मिलकर डिसाइड किया गया कि हम बीजेपी में जाएंगे। फिर बीजेपी में जाएंगे तो चौहान साहब से मिला मैं, चौहान जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उनसे मिला, बोला सर ऐसा ऐसा है। रविंद्र चौहान साहब बोले ठीक है, तुमको पूरी हम ताकत देंगे, पूरा हम संभाल लेंगे। मैंने बोला सर देखिए ऐसा है, मेरी लड़ाई बड़ी होगी, यहाँ पे जो दूसरी पार्टी मजबूत है। तो बोले नहीं, तुम्हें हम पूरी ताकत देंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। फिर किलकर साहब के पास गए, दाफरी साहब के पास गए, लेले साहब के पास गए, फडनवीस साहब के पास गए। उन्होंने सबने आश्वस्त किया कि नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें पूरी ताकत देंगे और आप हमारी पार्टी चाहिए। तो इसकी वजह से बीजेपी ने मुझे बोला, और वहां पे ऐसा बोला गया कि अमित भाई तो मतलब अमित तुमको यहाँ पे ऐसे लड़ना है, मतलब ये दो प्रभाग है 14 और 15, जहां बीजेपी लड़ाएगी वहां पे लड़ना पड़ेगा। मैंने तुरंत बोला हाँ, मैं जहां बीजेपी बोलेगी, जहां पार्टी बोलेगी वहां से ही लड़ूंगा। अब वो मुझे उन्होंने बोला कि 15 में ज्यादा ध्यान दीजिए, 14 में कम, 15 में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा। और 15 में सब पहले से प्रस्थापित लोग हैं, तो ध्यान ज्यादा देने की वजह से जरा ज्यादा आपको ऐसा लगता है गतिविधि तेज हो गई है चुनाव की। मुझे लगता है कि पूरे थाने में एक ही प्रभाग नंबर 15 है जो इतने तेज से चल रहा है, ऐसा लग रहा है कल इलेक्शन। तो ये भी बात सही है, और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि प्रभाग 15 में आपके आने के बाद भाजपा की गतिविधियां बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है, ये भी देखने को मिल रहा है। नहीं ठीक है, मैं तो एक माध्यम हूँ, भाजपा बहुत बड़ा पक्ष है, राष्ट्रीय पक्ष है और मोदी जी को मानने वाला पक्ष है, मतलब मोदी जी को मानने वाले लोग हैं भाजपा को। इसी वजह से उनको एक थोड़ा सा मतलब लोगों को ऐसा लगा होगा कि भाजपा में अभी जान आ गई है, लेकिन भाजपा के लोग ही है, वही लोग जो है वो मेरी मतलब मुझे उनसे मिलता हूं तो उनको देख के मेरी उम्मीद है और मुझे लगता है नहीं हम सही पार्टी में हैं और लोग हमारे साथ में हैं। सही कह रहे हैं आप, तो मोदी जी के सैनिक बनकर आप रविंद्र चौहान साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, लेले साहब, यहाँ पर बीजेपी की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आप दिन रात व्यस्त रहते हैं। तो एक व्यक्तिगत सा सवाल था, फिर परिवार को समय कब दे पाते हैं? ऐसा है, परिवार को देखिए पिछले 5 साल से मैंने मेरे पत्नी को और बेटा, मेरा एक बेटा है 10-11 साल का है, 5 साल से मैं उनके साथ कहाँ गया नहीं। तो अभी क्या करती है, खुद का खुद माँ बेटे दोनों चले जाते हैं। तो ऐसा समय
क्योंकि कुछ ना कुछ आते ही रहता है। अभी इलेक्शन आए थे, मतलब जो मैं 2022 से ये इलेक्शन 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 में लगा हूँ। फिर बीच में लोकसभा आई, फिर विधानसभा आई, उसमें काम करना पड़ता है। तो उसमें पदवीधर, जो कोकण पदवीधर मतदार संघ है, उसमें काम किया। हर चीज वैसे चलते रहती है, इसकी वजह से समय तो दे नहीं पा रहा हूँ उनको। नहीं, और ये समाज कार्य जो आप कर रहे हैं ये वास्तव में साधना का विषय है, और बीजेपी जो पार्टी आपने ज्वाइन की है वो साधकों की पार्टी ही है। इसके लिए आप जो बोल रहे हैं त्याग करना, कि बड़े लेवल तक भी यही हो रहा है। नहीं सभी को, कार्यकर्ता से लेके बड़े लेवल तक, जिसको बीजेपी को एक्सेप्ट करना है, वो हर लेवल का आदमी को यही प्रॉब्लम है, निजी समय नहीं दे पा। कुछ दिन पहले यहाँ पे मुंबई में हमारे अमित भाई शाह आए थे। उन्होंने एक नारा दिया लोगों को कि केंद्र में सरकार हमारी है, मतलब भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो महापालिका में भी भाजपा की सरकार होनी चाहिए, मतलब ट्रिपल इंजन सरकार ऐसा। तो उससे क्या होगा कि लोगों के काम और लोगों की काम करने, मतलब जो डेवलपमेंट है महापालिका की, और बाकी के जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को डायरेक्टली मिलेगी, मतलब केंद्र से भी मिलेगी, राज्य से भी मिलेगी, महापालिका से भी मिलेगी। तो मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि हर आदमी, मतलब हर आदमी ने वोट भाजपा को करना चाहिए, क्योंकि भाजपा ही यहाँ पे विकास ला सकती है। मैं बोलता हूँ जितने भी भाजपा के मतलब पक्ष के अधिकृत उम्मीदवार है, उनको जिता के लाने की जवाबदारी हर आदमी ने लेनी चाहिए, तो अपना विकास एकदम अच्छे से होगा और गति से होगा। अमित जी, थोड़ा इस विषय को हल्का करते हैं। राजनीति से हटके एक प्रश्न है कि राजनीति के अलावा कुछ रुचियां आपकी हैं, शौक हैं? राजनीति के अलावा तो शौक है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम नहीं दे पाता हूँ। एक तो गाने सुनने का मुझे शौक है, पुराने गाने। के बाद में मैं क्रिकेट खेलने का शौक रखता हूँ, और अच्छा खेल लेता हूँ, ऐसा नहीं कि शौक रखता हूँ। अभी हमारे यहाँ जो मैं सोसाइटी में रहता हूँ दोस्ती में, तो वहाँ पे दोस्ती प्रीमियर लीग होती है। अच्छा। तो प्रीमियर लीग में मैं कभी चांस ले लेता हूँ, एक आधा मैच खेल लेता हूँ, तो चलता है, मतलब ऐसे क्रिकेट खेलने का। सामान्यतः राजनेताओं और अभिनेताओं के बारे में सुना जाता है कि वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खाना खाते हैं। उसके उलट आपके बारे में सुना जाता है कि आप 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो फिर बाद का समय ये कैसे एडजस्ट करते हैं आप? नहीं देखिए, कैसा होता है कि खाना खाने का मैंने ऐसा सोचा है जितना जल्दी हो सके उतना। नहीं, फिटनेस तो है अच्छी आपकी बता रही है। कभी भी 7 बजे के पहले कोशिश करता हूँ खाने की। कभी कभी व्यस्त होता हूँ, नहीं होता तो 9 बजे भी खा लेता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ हफ्ते में 5 दिन 6 दिन एटलीस्ट 7 बजे के पहले खाना खाता हूँ। तो ये जो अनुशासित जीवन है, इसका राजनीतिक जीवन में भी कुछ तो लाभ मिल ही रहा होगा, जो डिसिप्लिन आप फॉलो करते हैं। नहीं, लाभ तो ऐसे मैं आपको बोलता हूँ कि लाभ बहुत मिलता ही है। डिसिप्लिन अगर आपको मतलब होगा डिसिप्लिन आपके लाइफ में, तो आपको राजनीति में भी सपोर्ट करेगा, आपको पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट करेगा, आपको मतलब पॉलिटिकली भी सपोर्ट करता है। और वो अपने आप का जो चरित्र है, वो उसको डिसिप्लिन ही है जो आपका चरित्र मेंटेन करता है। तो इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं आप। और मोदी जी का भी कहना है कि अनुशासन पर ही राष्ट्र की नींव रखी हुई है। अनुशासनहीन जो जीवन जो है कभी सफल नहीं होता। इस बात से मैं आपका पूरा सहमत हूँ। फिर हम अपने मूल विषय पर आ जाते हैं कि प्रभाग की संकल्पना आपके मन में क्या है? प्रभाग विकास की संकल्पना सर देखिए, पहले तो हमारा प्रभाग ये 95% स्लम में है जी। मतलब वहाँ पे बहुत सी समस्या है जो स्लम को होती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, पानी की समस्या है जो टाइम पे नहीं आता है। टाइम पे आता है तो थोड़ा बहुत मतलब 1 घंटा पानी आता है, 1.5 घंटा पानी आता है। कभी आप जो यहाँ हो गए उस वक्त तो आपका पानी गया। वहाँ पे शौचालय की समस्या है। वहाँ पे और एक समस्या जो गंभीर है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉपर सैनिटेशन का प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे, अभी मैं आपको बोलता हूँ सर, एक अभी की रिसेंटली, अभी आज की तारीख में एक लड़की को डेंगू हुआ है 4 साल। आप कंटिन्यूस फुआ नहीं कीजिए, जो फैलेरिया डिपार्टमेंट महापालिका का ही है,
उससे फवारनी कीजिए कि डेंगू के मच्छर नहीं होए। आप धुआं वाले को बोल दीजिए। साफ सफाई का जो टेंडर निकलता है, अभी मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि आप उसके मूल तक गए सर, आप अभी पत्रकारिता में हो, आप उसके मूल तक गए। वहां पे 100 आदमी का समझो समझो प्रभाग क्रमांक 15 में 100 आदमी लोग काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए जो टेंडर निकला है, उसके अंदर आप कभी भी जाइए 100 आदमी आपको मिलेंगे ही नहीं। 30-40 आदमी लोग सिर्फ साइन करते हैं और पगार लेते हैं। अगर वो भी काम पे आ जाए तो ये समस्या साफ सफाई की होगी ही नहीं प्रभाग में। महापालिका ने बराबर किए करके रखा है कि 100 आदमी के लिए, मतलब एक आदमी के लिए एक, मतलब कई आदमी, मतलब 1000 आदमी के लिए भी इतने आदमी। तो हमारी जनसंख्या आज 60,000 70,000 की है, तो उसके लिए वो बराबर किया है, लेकिन काम ही नहीं करते सर। कोई नगर सेवक का आदमी है, कोई आमदार का आदमी है, कोई कोई लीडर का आदमी है, तो ये नहीं चलेगा। मैं आने के बाद अनुशासन, जैसे आपने बोला वैसे अनुशासन होगा। 100 आदमी लोग काम कर रहे हैं, 100 आदमी की हाजिरी रोज ली जाएगी और 100 आदमी काम करेंगे, तब जाके उनको पगार मिलेगा। ये एक अनुशासन में लाऊंगा। और सर प्लान तो बहुत बड़े हैं, नहीं सर, मेरा इस बीच में, लेकिन मैं आपको बोलूं, प्लान इतने बड़े हैं ना सर, सिर्फ ईश्वर ताकत दे उतनी प्लान करने की, प्लान इम्प्लीमेंट करने की। देखिए सर, जैसा आपने कहा कि हमारा एरिया जो है प्रभाग का स्लम एरिया ज़्यादा है, तो स्लम में जो है मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय से नीचे परिवार रहते हैं, उनकी अपेक्षाएं उतनी बड़ी नहीं रहती हैं। उन्हें एयरपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर खड़ी करने को जगह चाहिए, उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। हमारी थाने महानगर पालिका, अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है, तो 5,000 करोड़ से ऊपर का बजट रखती है और वो खर्च भी करती है। उसके अलावा महाराष्ट्र शासन का भी खर्च आता है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि हमारी जनता मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। तो आपको क्या लगता है, इसके लिए कौन दोषी हो सकता है? किसी को तो ठहराना पड़ेगा दोषी। दोषी आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कई सालों पहले वागले स्टेट इंडस्ट्रियल बेल्ट था। हाँ, कई सालों, अभी पिछले 15 सालों से एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट था। तो उसके अंदर सर कैसे हम लोग, आप लोग बाहर से आए, जो वहाँ पे मेरी डैडी थी कोरस में, आपके भी डैडी कोई फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे या मिल में काम कर रहे होंगे। तो क्या है, आने के बाद बस गए, उस वक्त हमने नहीं देखा कि ये इलीगल है लीगल है, जो सुविधा मिली उसके अंदर बस गए। जैसे जैसे ये शहरीकरण होते गया, बाद में कंपनियां बंद होते होते गई। अभी हमारे बच्चे, आपके बच्चे कोई फैक्ट्री में काम पे नहीं है, कोई आईटी में होगा, कोई अलग अलग बिजनेस में होगी। तो अभी फैक्ट्रियां बंद हो गई है और यहाँ पे जो सुविधा है वो वैसी की वैसी है। उसका उसके अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, जो सुविधा है उसके अंदर जैसी है वैसी है। सर इसके अगर आपको करना होगा, मेरे हिसाब से 10,000 झोपड़े अपने हटपॉइंट जिसे बोलते हैं, वो इंदिरा नगर और प्रभाग क्रमांक 15 में है। सर अच्छा प्लान लाएंगे तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री जी का ये चुनाव क्षेत्र है, तो उनके साथ में बैठ के कुछ प्लानिंग करूंगा मैं, बड़ी प्लानिंग करूंगा। अमित जी, अपने राजनीतिक विरोधियों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, जवाब तो देने के लिए ऐसा मुंह से जवाब क्या देना है, तो मेरा काम बोलेगा और काम जवाब देगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सर, कि हमारे जो केलकर साहब और डावखरे साहब जो हमारे नेता हैं, देवे साहब, उन्होंने ये वार्ड का 15 नंबर वार्ड का जो बजट आता है, वो बजट निकाला है पिछले 5 सालों का। सर आपको सुन के शॉक होगा, इससे 200 करोड़ रुपए आए हैं। 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं होती है। जब मैं नगर सेवक था, पूरा नगर सेवक कार्यकाल में उसके अंदर
सिर्फ 10 करोड़ रुपए लगाया था और वार्ड एकदम चकाचक, हर गली कंक्रीट, रोड कंक्रीट के, ये सब मतलब 10 करोड़ 15 करोड़ में हो जाते हैं। 200 करोड़ रुपए है सर, वही गली बन रही है, वही खुद रही है, वही वापस रिपेयर हो रही है, वही शौचालय बन रहा है, शौचालय सिर्फ नेम प्लेट चेंज कर रहे हैं, बाकी पैसा ले रहे खोदने से लेके ऊपर के छपरे तक। तो ये क्या लगा के रखा है? मतलब मुझे खुद को एक ऐसा मतलब ऐसे लगता है कि ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है, लोगों का पैसा है, ये पैसे ऐसे ही फालतू जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है अपने वार्ड क्रमांक 15 में, और जिसके कारण हमको मतलब ये भ्रष्टाचार अगर मैं इससे पर्दाफाश करूंगा तो बहुत लोगों की पोल खुलेगी। तो भाजपा के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाएंगे भ्रष्टाचार पे आप भविष्य में? तो चलाना ही पड़ेगा, तब जाके हमको लोगों को न्याय दिया ऐसा लगेगा। और लोग चलाएंगे सर, भ्रष्टाचारियों को लोग घर बिठाएंगे। इस वक्त मैं आपको मतलब लोगों की मानसिकता जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग इस वक्त भ्रष्टाचारियों को 100% घर पे बिठाएंगे। जो देख रहे हैं दादागिरी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, मतलब अभी आपको सर बोलूं, कुछ प्रोग्राम होता है तो हमारे नेताओं नहीं आने चाहिए, इसके से रास्ते ही खोल दिए जाते हैं। धार्मिक प्रोग्राम होता है, इधर ये मत करो, उधर वो मत करो। अरे भैया, तुम 10 साल से नगर सेवक हो, तो तुमने जो काम किया है तो लोग मेरे पास आने ही नहीं चाहिए। आप अपने लोगों को एक पर्याय चाहिए, एक लोगों को एक ऑप्शन चाहिए कि भैया अभी तुमको घर बैठना है और अभी हम दूसरे आदमी को चुनेंगे। लोगों को ऑप्शन चाहिए, और मुझे लगता है प्रभाग क्रमांक 15 के लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिला है। मैंने यहाँ तक बोला है कि वार्ड में जब भी जरूरत होगी आधी रात को मैं खड़ा रहूंगा। तो आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अपने काम से जवाब देने की योजना रख रहे हैं, ना कि कोई मौखिक संदेश आप देना चाहेंगे? कोई जरूरत ही नहीं है सर, वो उनको काम ही बोलेगा और लोग बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगा। लोग अपने उनको जवाब देंगे बटन दबा के कमल का। तो मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, हाँ। तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट थाने के अंतर्गत अपने प्रभाग की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, तो उस स्मार्ट थाने योजना को यहाँ पर लाने के लिए कुछ विचार है आपके मन में? सर देखिए, मोदी जी ने तो बड़े मतलब इससे बड़े दिल से थाने को स्मार्ट सिटी के लिस्ट में डाला है। तो थाने को स्मार्ट सिटी लिस्ट में डाला है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट मतलब सिर्फ सुंदर दिखना ये नहीं होता है, वहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी स्मार्ट होनी चाहिए। और ऐसे दिखने में बाबा सब पेंटिंग कर दिए या लाइट लगा दिए, लाइटिंग कर दिए, उसको स्मार्ट नहीं बोला जाता। तो स्मार्ट मतलब हर आदमी को उसकी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे आपने बोला पार्किंग की समस्या है, पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए, अच्छे घर लोगों को मिलने चाहिए। और जिसके कारण हम लोग मतलब मोदी जी को जो चाहते हैं कि उन्होंने उनका डिसीजन एकदम फर्म रहता है, और वो मैं उनकी जो स्कीम्स है वो अपने प्रभाग में इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगा। जीवन की मूलभूत समस्याओं की पूर्णता ही आप समझते हैं वही स्मार्ट सिटी बनेगी। सही है। और एक साधारण सा सवाल मेरा ऐसा था कि अमित सरैया जी स्वयं को दूसरों से कैसे अलग करके वहां दिखा रहे हैं अपने प्रभाग के अंदर? अलग ऐसा मैं तो हूं नहीं अलग, लोगों के जैसे ही अमित सरैया है। मैं आपको सर थोड़ा सा मेरी हिस्ट्री और मेरा जो हम ऐसे बता सकते हैं कि मेरा स्टार्टअप जो बचपन में हम लोग एक 10 बाई 20 के रूम में, मेरे डैडी कोरस में ऐसे वर्कर करके काम करने थे, और 10 बाई 20 के छोटे से रूम में जो स्लम की चाली है उसके अंदर रहा हूँ।
20 के रूम में हम तीनों भाई, मम्मी पापा, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नल। सार्वजनिक नल मतलब अभी किसको मालूम नहीं होगा, पहले नल होना सबकी बस की बात नहीं होती थी, नल डायरेक्ट कनेक्शन लगना, तो सार्वजनिक होने के तो 10 लोग को मिलके एक नल मिलने का, तो उसके अंदर आपको बोला वैसे आधा घंटा 1 घंटा पानी, मतलब एक एक को 5-5 मिनट मिलने का पानी, मतलब 5-5 मिनट पानी मिलने का, तो 5 मिनट में आप सिर्फ पीने का पानी भर सकते हो। फिर आपको नहाना, आपको कपड़े धोना, बर्तन धोना, उसके लिए बावड़ी या बोरिंग, जो हाथ हाथ पंप बोलते हैं, जो गांव में होते हैं ना, अभी तो सब मशीन से सब चलता है, लेकिन ऐसे सब रहा है। तो इसके लिए समस्या को, मतलब मैं समझता हूँ मेरी समस्या ही है, क्योंकि समस्याओं को आप खुद जी चुके हो। समस्या को पूरा झेल चुका हूँ, समस्या में जी चुका हूँ, समस्याओं में ही बड़ा हुआ हूँ, तो इसकी वजह से समस्या ये कोई चीज होगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको समस्या क्या है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, और उसका जितना हो सके उतना मैं मतलब सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, जितना मैं सॉल्व करूंगा, ऐसा मुझे अपने आप पे विश्वास है। तो प्रभाग 15 का भविष्य कैसा कल्पना में ले रहे हैं आप कि प्रभाग 15 को ऐसा बनाना है मूलभूत रूप में? पहले तो भविष्य से पहले उनको मूलभूत सुविधाएं देनी है जी। कि आपने जैसे बोला उसमें से 1-2 सुविधा नहीं दे पाऊंगा, पार्किंग नहीं दे पाऊंगा, अच्छा, स्पष्ट बोलता हूँ। कोशिश तो करेंगे सर। देखिए कैसा है, मैं आपको बोलता हूँ, समझो मैंने पार्किंग प्लाजा बना दिया भाजी मार्केट के बाजू में, इंदिरा नगर भाजी मार्केट के बाजू में। आप सर रह रहे हो रूपा देवी टेकरी पे, आपको मैं बोलूंगा सर भाई पार्किंग यहाँ पे लगाइए, आप बोलेंगे मेरे को ऊपर चढ़ के जाने से अच्छा मैं बाइक मेरे घर तक लगाऊंगा। तो सर वो जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तब पार्किंग वहां पे होगी, लेकिन आप बोलोगे रिक्शा के लिए, हाँ रिक्शा के लिए पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, अच्छा पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, लेकिन बाइक एक ऐसा विषय है कि हम घर के नजदीक ही चाहते हैं, 10 मिनट चल के जाएगा नहीं, कोई भी बंदा जाएगा नहीं, लेकिन अपने प्रभाग में आपने देखा होगा ज्यादातर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ही हैं। तो रिक्शा पार्किंग सर होनी ही चाहिए। रिक्शा पार्किंग के लिए कुछ भूखंड है जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि वो भूखंड मिले महापालिका को, और महापालिका वहाँ पे ऑटो रिक्शा और 4 व्हीलर की पार्किंग बनाए। लेकिन पिछले 5 साल में बहुत सारे सर्वे मैंने ऐसे देखे, प्रत्यक्ष देखे, तो उसमें गरीबी हटाओ नहीं था, गरीब हटाओ की योजनाएं चल रही। तो ऐसी योजनाएं जनता अपेक्षा करती है कि इन पर विराम लगे और आप उनके लिए प्रत्यक्ष विकास की योजनाएं लेके आए, जिन पर मूलभूत धरातल पे काम हो, हवाई जहाज या हवाई यात्रा कराने वाली ना हो, मूल धरातल पे काम हो, ऐसी योजनाएं आप उनके लिए जरूर लेके आइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये जो है मूल आवश्यक तत्व रहते हैं हमारे मध्यम वर्गों के, इनके बारे में आप क्या विचार रख रहे हैं? देखिए सर, शिक्षा जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने और कॉरपोरेशन ने, दोनों ने अच्छे से ये किया है। अभी आप भी एक स्कूल चला रहे हो सर, लेकिन आपको भी मालूम है जैसे पट संख्या, उसके ऊपर बहुत सभी लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, उसको फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि आगे का पूरी पढ़ाई इंग्लिश में चले। अभी बहुत कम लोग हैं कि जो एक हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम में पढ़ाते हैं। तो सर शिक्षा में हम कहीं पीछे नहीं हट रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आए हैं कॉरपोरेशन, और शिक्षा ये एक विषय ऐसा है कि जो कॉरपोरेशन से थोड़ा मतलब जो पॉलिसी मेकिंग रहती है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जो भी पॉलिसी में चेंजेस करने देंगे हम सजेस्ट करेंगे हमारे नेताओं को, जो है वो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में असेंबली में जो बात करके वो पॉलिसी पे बात करे और पॉलिसी चेंज करे। और आगे सुरक्षा पर, सुरक्षा ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा मतलब कई तरह से सुरक्षा होती है, ऐसा नहीं कि मारामारी होनी चाहिए, कोई महिलाओं से छेड़खानी होती है या
किसी ने किसी को पीटा, मतलब घर में भी डोमेस्टिक मतलब जो वायलेंस होता है उससे भी हमको सुरक्षित सबको रखना है। और हम तत्पर रहते हैं कोई भी चीज़ में। आप हमें मतलब मुझे फ़ोन कीजिए, चाहे करते हैं लोग, हम लोग तुरंत भाग के जाते हैं पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में से जैसे जो न्याय होए वो न्याय करने की कोशिश करते लोगों की सलाह थी कि प्रभाग का काफी बड़ा एरिया है और जैसा आप बोल रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार है, तो इनमें कहीं कहीं ऐसे कैमरे वगैरह लगाने की योजना हाँ यदि आ जाए तो सुरक्षा का थोड़ा सा क्षेत्र संभल हैं। सकता सर है। कोशिश करेंगे कैमरे लगे पूरे प्रभाग में, पूरे गली गली में तो नहीं रख सकते, लेकिन नाके नाके चौक चौक पे हाँ, तो मुख्य मार्गों पर लगेंगे तो सुरक्षा का नहीं एक नहीं भाव पैदा लगेंगे सर, होगा। लगेंगे लगेंगे, वो मेरे भी दिमाग में है जो कैमरे लगाने हैं। तो वो जैसे ही एक उसके लिए भी बजट और पुलिस परमिशन लगती है, तो वो एक बार क्लियर होने के बाद बजट और पुलिस परमिशन, मेरी खुद की इच्छा है कि कैमरा मतलब पूरा घेरा तो हो जाए कैमरे का, मतलब सुबह कम 15 का कोई भी ऐसा आदमी अंदर एंट्री करने से, कोई गलत काम करने से और वहां से निकलने की सोची, ये कैमरा हमको देख रहा है। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि प्रभाग 15 या अन्य प्रभाग जहाँ आपकी उम्मीदवारी जाहिर हो वहाँ के लोग आपके प्रति जो है जिम्मेदारी भरी निगाह से देख सकते हैं कि अमित जी आएंगे तो हमारे प्रति सकारात्मक निर्णय लेके आएंगे। नहीं नहीं 100% वैसा ही होगा सर, जो भी काम होगा और जिम्मेदारी से होगा, और जो भी काम होगा प्रभाग की विकास के लिए होगा, इतना मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सर प्रभाग में बहुत बज रहा है हमरे भैया अमित सरैया, तो क्या है सर इसकी भूमिका? देखिए सर, ये तो मैं प्रभाग में ऐसे ही प्रवास कर रहा था, तो प्रवास करते करते कई लोगों ने अमित भैया अमित भैया अमित भैया, तो एक ऐसे व्यक्ति ने जब ही बोला कि अरे हमारे भैया अमित सरैया, लोगों ने फिर ये वो भैया और सरैया ये थोड़े से मैच होते हैं नाम। और ये मैं आपको सच में बोलता हूँ कि ये चीज़ है ना, ये लोगों ने दी गई चीज़ है। तो इसको मैंने टैगलाइन, मतलब हमारी जो टीम है जो काम करती है मेरे साथ में, उनको बोला अरे देखो कितनी अच्छी लाइन मिली है हमें, हमारे भैया अमित सरैया, तो एक टैगलाइन बनाई हमारे भैया अमित सरैया। तो वही टैगलाइन पे फिर हमारे दोस्तों ने एक गाना भी बना दिया, और अच्छे बोल और अच्छे अच्छे आवाज में एक गाना बना दिया। वो उसने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर, सिर्फ मैंने को उनसे बोला सर ये अमित भाई ये कैसा है, तो मैंने बोला अरे भाई तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे दोस्त हैं अमित सिंह जी और एक व्यक्ति है, उन्होंने साथ में मिलके गाना बनाया, तो लोगों ने मुझे उपाधि दी कि हमारे भैया अमित भैया। लेकिन सर इस उपाधि के साथ साथ मैं एक चीज और भी सोच रहा हूँ कि लोगों ने आपको अपना भाई स्वीकार करके बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपको दे दी। नहीं नहीं जिम्मेदारी तो लेने के लिए तो बैठा हूँ भाई, इसीलिए आपको हमरे भैया बोलने लगे। अभी वो हमारी भोजपुरी उत्तर प्रदेश की भाषा में प्यार से बोला जाता है हमरे भैया। सर इसीलिए तो मैं जिम्मेदारी तो पहले से ही ले रहा था, जिम्मेदारी से हट कहाँ रहा हूँ मैं, लेकिन हमारे भैया अमित सरैया लोगों ने प्यार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और उनके प्यार पे खड़ा उतरूंगा, ये मैं आपको इस समय वादा करता हूँ आपके साथ सामने, और आपके चैनल के मार्फत सब लोगों से वादा करता हूँ कि आपने जो प्यार दिया है उस पर खड़ा उतरूंगा, और आपने जो बोला है वो और मैंने जो बोला है, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। इतना बोल के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात पे खरा उतरे और धानी क्रांति के मुद्दे की बात में आने के लिए बहुत बहुत आभार। आपका राजनीतिक जीवन सफल हो, सुगम हो और अपने मुकाम तक पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद रखिए अपने भैया पे।